हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपका सीरीज का प्रश्न दिया गया है। RRC ग्रुप टी 24/8/2022 में पूछा गया है। सीरीज है 9, 10, 22, 69, 280। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए जब भी सीरीज का प्रश्न आपको मिले तो दो बातों का आप विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात आपको ये देखना है, ठीक है, पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। और दूसरी बात आपको ये देखनी है कि जो लास्ट वाली संख्या है वह पहली संख्या का 20 गुना से कम या ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ लास्ट वाली संख्या जो है ना आपका 20 गुना से ज़्यादा है। 20 गुना 9 का करूँगा तो 180 होगा, 180 से ज़्यादा है। ठीक है, जब भी आपका लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा होता है उस केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है यानी बढ़ते क्रम में है। क्यों? क्योंकि 9 एक संख्या आ रही है, 9 के बाद एक बड़ी संख्या 10 आ रही है, 10 के बाद एक बड़ी संख्या 22 आ रही है, 22 के बाद एक बड़ी संख्या 69 आ रही है। ठीक है, लेकिन हर बार ये देखने की ज़रूरत नहीं होती है। यह सवाल क्या है, अपना आसान है, आपको देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा आपको पता नहीं चलेगा तो ये फॉर्मूला काम देगा कि आखिरी संख्या को आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। पहली संख्या से कंपेयर कर लेंगे तो पता आपको चल जाएगा कि इसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या कुछ गुणा और प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की बात करूं, अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए तो 9 से सिंपली क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। और 10 से जब 22 हो रहा है तो 10 से जब 22 हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भाई अगर मैं 10 और 22 को ध्यान से देखूं तो 10 जो है ना वो 2 गुना है, यानी 2 गुना मैं कर दूंगा 10 का तो 20 आ जाएगा। और अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 22 आएगा। आएगा कि नहीं? मुझे इतना दिखा, 22 को देखा तो मुझे दिखा भाई कि 10 के 2 गुने के पास 22 मुझे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर 9 से 10 की अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप लोग बोलेंगे सर 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा और पुनः 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं क्या कर दूं कि 22 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 66 हो जाएगा। और पुनः मैं +3 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुनः 69 में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ। पहली बार मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, अगली बार मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, और उसके बाद अगली बार मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया। तो आपको अगली बार यहाँ भी क्लियर है कि 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 4 इसमें क्या होगा तो ऐड होगा। 4 का मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा इसमें 4 ऐड होगा। तो जब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 4 का 69 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280। तब अगली बार मैं क्या करूंगा, 280 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा और जब 5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या चली आएगी। जब 280 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1400 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1400। और 1400 में जब मैं 5 को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1405 आएगा। कितना, 1405, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 1405 आएगा। और 1405 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 83 9 से संबंधित है उसी तरह बताना है कि 146 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप करिएगा कैसे, सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि जो रेशियो की 2 संख्याएं हैं उनको पकड़िए। जैसे यहाँ पर रेशियो की 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 83 और 9 है। तो हम ये देखेंगे कि 83 और 9 जो रेशियो की 2 संख्या हैं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वही लॉजिक वही कोरिलेशन हम लोग 146 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझने पे पता चलता है कि 83 से क्या बन रहा है, आपका 9 हो रहा है ना। 83 से 9 हो रहा है तो अगर मैं क्या कर दूं, 83 से 9 हो रहा है और 9 से 83 कैसे हो सकता है। अगर मैं 9 का क्या कर दूं, स्क्वायर करके देखूं, अगर 9 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 81 आएगा और 81 में 2 ऐड करूंगा तो 83 आएगा। ठीक है,
तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि यहाँ 83 दिया है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 83 दिया है, मैं क्या करता हूँ कि 83 में से मैं -2 कर लेता हूँ। तो जब मैं 83 में से -2 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आएगा। और 81 का मैं क्या ले लूँ, तो वर्ग ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो कितना आ जाएगा आपका 9 आएगा। यानी हो क्या रहा है कि पहली संख्या में -2 करके जो बच रही है संख्या उसका स्क्वायर रूट लेने पर दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग 146 में करेंगे, 146 में भी हम लोग क्या करेंगे, तो पहले -2 करेंगे और -2 करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। और 144 का अब क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, आपका 12। और 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। कैलेंडर का सवाल है और बेहद ही सिंपल सवाल है। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, जब आपका एक ही साल में किसी मंथ का दिन दिया हो और किसी और मंथ का पूछे तो सवाल आसान हो जाता है ना, बिल्कुल आसान होता है। देखिए दिया है 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो हम क्या करें, और पूछ रहा है 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो हम एक काम करें, अगर 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 के बीच में कितने दिन हो रहे हैं उनको मैं काउंट कर लूँ, ठीक है। अब देखिए इसको काउंट करने के लिए थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे कि भाई 30 जनवरी 2013 है, 2013 है, तो 2013 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, यानी लीप ईयर तो है नहीं। लीप ईयर इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि अगर अगर ये 2013 लीप ईयर होता तो फरवरी 29 का होता, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 का होगा। तो जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है। तो यहाँ पे तो 30 दे रखा है, यानी जनवरी में एक दिन मुझे बच गया। फरवरी क्या होगा, 28 का होगा ना। और मार्च में हमसे 2 तारीख को पूछा है तो 2 दिन मार्च में हो गया। इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब 31 को क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। और रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, गुरुवार में यही 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड करेंगे तो गुरुवार क्या हो जाएगा, यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। और शनिवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो शनिवार नहीं आएगा, माफी चाहते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आएगा ना, रविवार अपना आएगा, है ना। 3 दिन ऐड करेंगे, 2 दिन ऐड करेंगे तब शनिवार आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, रविवार आएगा 2 मार्च 2013 को। और रविवार ऑप्शन बी में दिया है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि हाइट बराबर 1440 तो वाइड बराबर क्या होगा। बेहद ही अच्छा प्रश्न है, एसएससी हो या रेलवे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको किसी अल्फाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है तो वहां पे हमारा मेन ध्यान क्या होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा होगा, प्लेस वैल्यू से ही सारी प्रक्रिया हो रही होगी। जैसे मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि देखिए अगर यहाँ क्वेश्चन दिया है, हाइट लिखा है, ये अल्फाबेट का पेयर है, इसको 1440 लिख रहा है, तो भाई हाइट से हम 1440 कैसे लाएंगे, हमें तो पता दिख नहीं रहा है। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी किसी अक्षर के पेयर को किसी संख्या से अगर कोड किया जाता है ना, तो वहां पे प्लेस वैल्यू से ही क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हाइट दिया है ना, हाइट के पहले प्लेस वैल्यू को हम लिख लेते हैं बिना सोचे समझे। एग्जाम में आए तो बिना सोचे समझे, इसको लिखना तो नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम में आप कीजिएगा, ठीक है। मैंने हाइट के क्या किया, प्लेस वैल्यू लिख लिया हाइट के अक्षरों का। एच का कितना होता है, 8 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। और ई का कितना होता है, 5 होता है। अब देखिए अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो क्या 1440 आएगा, नहीं आएगा। 8 9 17, 17 4 कितना हो गया, तो आपका 21 हो गया। और 21 5 26, और 26 का अगर मैं स्क्वायर भी करूंगा तो भी 1440 नहीं आएगा, है ना। तो मुश्किल लग रहा है भाई, 1440 कैसे हो सकता है। अगर मैं इनके डायरेक्ट इनको लिख दूं 8 9 4 5 तो भी 1440 नहीं बन रहा है ना। तो एक काम करते हैं, कोई नहीं, इनका गुणा करके सबका देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू का मैं गुणा करके देख रहा हूं, तो देखिए 5 को 20, 20 9 180 हो जाएगा। और 180 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1440 आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5 को 20, 20 9 180 और 180 यानी कि 180 हो जाएगा। और इंटू 8 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 8 = 144 यानी कि 1440 आएगा। समझ गए। यानी हो क्या रहा है
कि जो हाइट दिया है इसके अक्षरों के प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको 1440 के रूप में लिखा गया है। तो सेम हम लोग वाइड में करेंगे। अब देखिए एग्जाम में आपको कैसे करना है, ऐसे लिखेंगे तो काम तो होगा नहीं, ऐसे तो लिखेंगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट इतना तो समझ गए कि मल्टीप्लाई करने पे होगा, है ना। तो अब तुरंत यहाँ पे क्या करिए, ऐसे मत लिखिए, तुरंत मल्टीप्लाई करने का प्रयास करिए। कैसे? W का मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 23 हो गया, I का कितना हो गया तो 9 हो गया, D का कितना हो गया 4 हो गया, और E का कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौको 20, 20 नमा 180, यानी 23 इंटू कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, 23 इंटू 180 आ गया। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए, अब 23 इंटू 180 है ना, तो देखिए लास्ट में तो जीरो रहेगा, जीरो सब में है, लेकिन 8 तरीके 24 लास्ट में दूसरा डिजिट 4 होगा, और इस किस ऑप्शन में केवल दूसरा डिजिट 4 दिया है, तो केवल ऑप्शन ए में दिया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप पूरा गुणा करके भी देख लीजिए, लेकिन एग्जाम में करना है भाई, तो इतना 23 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा तो टाइम तो लगेगा ना। तो इसलिए क्या करिए, यूनिट डिजिट का प्रयोग करके मैंने 8 और 3 का मल्टीप्लाई किया। जीरो तो भाई आएगा, तो जीरो तो मैंने रहने दिया, और 8 और 3 का मल्टीप्लाई करके केवल मैं देख लिया कि इकाई का डिजिट दूसरा जो होगा, दहाई वाला डिजिट जो हो जाएगा वो 4 आएगा, और 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4140। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, गेहूं, अनाज, प्याज। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। अब ध्यान से तीनों शब्दों को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा गेहूं, अनाज और प्याज है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप लोग कि गेहूं और अनाज में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल संबंध है, गेहूं जो है अनाज के अंदर आता है। लेकिन यही मैं फिर से पूछूं आपसे कि ये बताइए आप लोग कि अनाज और प्याज में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनाज के अंदर प्याज नहीं आता है, प्याज एक सब्जी है। इसी तरह मैं अगली बार आपसे फिर पूछूं कि आप लोग ये बताइए कि गेहूं और प्याज में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, गेहूं और प्याज में भी कोई संबंध नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अनाज अपना बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अनाज बना लिया, और अनाज के अंदर ही क्या होगा आपका गेहूं, क्योंकि गेहूं किसके अंदर आता है, गेहूं क्या होता है, अनाज ही होता है। तो इसलिए मैं गेहूं को कहाँ रखूंगा, तो अनाज के अंदर। ठीक है, लेकिन प्याज का संबंध इन 2 शब्दों से नहीं है, तो प्याज के लिए मैं क्या कर दूंगा, अलग से एक डायग्राम बनाऊंगा, और प्याज अपना यहाँ हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको करने का एक सिंपल तरीका होता है, अगर आपको वो पता नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको वो पता नहीं है तो आप लोग मुश्किल में फंस जाएंगे, है ना, टाइम किल कर जाएंगे, बिल्कुल टाइम आपका जाया जाएगा अगर आपका मॉक में या एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, क्योंकि घड़ी बना करके अगर आप करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बिल्कुल आप गलत कर जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी किसी घड़ी में, है ना, दर्पण प्रतिबिंब दे, दर्पण प्रतिबिंब का टाइम दे दे और पूछे कि वास्तविक समय क्या होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रियल टाइम को क्या कैसे निकालते हैं, तो 11:60 में से दर्पण टाइम को माइनस कर लेते हैं, 10:40 को माइनस कर लीजिए, रियल टाइम आ जाएगा। 60 में से 40 जाएगा, यहाँ 20 हो गया, और 10 में से 11 जाएगा, 11 में से 10 गया तो 1, यानी 1:20 हो रहा होगा वास्तविक समय, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आपको दिया था, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया था। अगर कभी, समझिएगा ध्यान से, और मुझे वास्तविक समय पूछा था, अगर कभी आपसे वास्तविक समय दे दे और दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछे तो भी यही फार्मूला होता है, 11:60 में से वास्तविक 11:60 में से वास्तविक टाइम को घटा देंगे जो आपको दिया रहेगा, तो आपको दर्पण प्रतिबिंब का टाइम मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है, जिस तरह गाय पशु से संबंधित है उसी तरह बताना है कि गौरैया क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। सेम 2 नंबर का सवाल है, अभी हम लोगों ने ऊपर किया, वहां पे संख्याएं दी गई थी और यहाँ पे शब्द दिए गए हैं करने का, लेकिन सेम तरीका होता है। जो भी क्या होता है, जो भी आपका
रेशियो में दो शब्द होते हैं, उनको देखते हैं कि भाई कैसे वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे यहाँ पर रेशियो की दो संख्याएं, दो शब्द आपके गाय और पशु हैं, तो गाय और पशु को हम देखेंगे कि जो गाय और पशु हैं एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या लॉजिक लग रहा है। वही कोरिलेशन हम लोग गौरैया और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना सिंपली आंसर लाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से अगर गाय और पशु को देखिए तो गाय क्या है, गाय माता जो होती है वह क्या आती है, तो पशु के अंतर्गत आती हैं। गाय माता पशु के अंतर्गत आती हैं। भाई पशु ही तो है ना, गाय माता जी क्या है, तो पशु के अंतर्गत आती हैं। गाय माता पशु ही तो है ना, बिल्कुल पशु है। जैसे भैंस भी पशु है, बकरी भी पशु के अंदर आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या कबूतर पशु के अंदर आएगा, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, कबूतर तो पक्षी है, तो पक्षी के अंतर्गत आएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ गौरैया दिया है, तो गौरैया अब हमको देखना है कि गौरैया किसके अंतर्गत गौरैया आती है, किसके अंतर्गत गौरैया आती है। तो आप लोग बोलेंगे फूल के अंतर्गत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन के अंतर्गत बिल्कुल नहीं। कीट के अंतर्गत नहीं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा पक्षी के अंतर्गत। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, पक्षी आएगा। देखिए यहाँ कीट दिया है और पक्षी दिया है ऑप्शन सी और डी में, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गौरैया एक कीट नहीं है, गौरैया एक पक्षी है, यानी गौरैया पक्षी के अंतर्गत आती है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एसएससी का फेवरेट सवाल है, पूछती है, बिल्कुल लल्लू सवाल है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि जो डॉटर शब्द दिया गया है ना, सिंपल बात समझिए, ठीक है। जो डॉटर शब्द दिया गया है, इसके जो अक्षर हैं DAUGHTR, केवल इनका ही प्रयोग करके हम 4 ऑप्शन में जो शब्द बनाए गए हैं कौन सा नहीं बना सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका होता है, एक एक ऑप्शन को पकड़िए और देखिए क्या, जैसे यहाँ पे डेट है तो DATE, तो हम देखेंगे क्या डेट के जो अक्षर हैं क्या डॉटर में हमको मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो बात सही है, ये तो ठीक है। हर्ट में भी चेक करेंगे, टफ में भी चेक करेंगे और गेट में। तो जिस ऑप्शन में हमको कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं मिलेगा जो डॉटर में है, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए को मैं चेक करता हूं, लेकिन एक मैं आपसे बात बोलूंगा, आप लोग कभी भी सीरियल में मत चेक करिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए को चेक करिए, फिर बी को चेक करिए, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे मत चेक करिए। ऑप्शन आपने ए चेक किया तो सी कर लीजिए, सी किया तो बी किया, ऐसे करिए, मतलब रेंडमली चेक ऑप्शन करिए, ठीक है। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए चेक करूंगा तो इसमें देखिए DA भी इसमें भी है, DAT भी है, टी भी है, ई भी है, यानी डेट तो मैं बना सकता हूं। अब मैं सीधे ऑप्शन सी को चेक करूंगा, बी को नहीं, ठीक है। अब देखिए टी तो है इसमें, टफ में, यहां भी डॉटर में टी है, लेकिन देखिए डॉटर में कहीं भी ओ है क्या, नहीं है। डॉटर में ओ कहीं भी नहीं है, यानी जो टफ है ना, इसका डॉटर के अक्षरों का प्रयोग करके टफ को नहीं बना सकते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं बनाने की बात बोला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त पी प्राचार्य को निरूपित करता है। क्षेत्रों में से 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए सिंपल सा बोल रहा है ना कि 3 सर्कल दिए गए हैं, है ना, जिनका नाम है TPS। टी को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिए, लिख देता हूं। टी को बोल रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे वृत्त क्या है, वृत्त यानी टी शिक्षकों को निरूपित करता है। तो टी क्या है, तो शिक्षक है, ध्यान से समझिएगा। टी क्या है, तो शिक्षक है, मैंने शिक्षक बना लिया। और वृत्त यश छात्रों को निरूपित करता है। जो आपका यश वाला वृत्त है ये किसको निरूपित करता है, तो ये छात्रों को निरूपित करता है, तो मैं लिख लेता हूं छात्रों को। और क्या बोल रहे हैं, पी जो है प्रचार्य, ये जो पी है ना, पी वाला वृत्त वो प्रचार्य को क्या करता है, तो निरूपित करता है। अब ध्यान से समझिए, हमसे पूछ क्या रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्रचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों है, ठीक है। अब थोड़ी एक बात समझिएगा, इतना तो आपको समझ आ गया कि टी शिक्षक को डिनोट करता है, टी वाला सर्कल, पी वाला सर्कल प्रचार्य को, एस वाला क्या किसको, तो छात्रों को। एक बात सिंपल सा समझिए, देखिए अगर मैं पी वाले केवल सर्कल की बात करूंगा, मैं पी वाले सर्कल को क्या करता हूं, हल्का हल्का मैं कलर करता हूं। अगर मैं केवल पी वाले सर्कल की बात करूंगा, है ना, तो अगर मैं 7, पी के सर्कल में 7 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 3 भी है, बिल्कुल एग्री है कि नहीं। अगर मैं 7 की बात करूंगा तो 7 ऐसी संख्या है जो केवल पी वाले वृत्त में है।
है कि नहीं? तो मैं ये बोलूंगा कि 7 ऐसे प्रचार, 7 जो हैं केवल प्रचार्य हैं, 7 लोग केवल प्रचार्य हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं 6 वाली संख्या की बात करूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर 6 जो है ना यह टी वाले वृत्त में भी है और पी वाले वृत्त में भी है। एग्री है कि नहीं? बिल्कुल देखिए एग्री है ना, बिल्कुल एग्री है। तो देखिए टी तो शिक्षक को भी डिनोट करता है, तो अब मैं ये बोलूंगा कि जो 6 ऐसे प्रचार्य हैं जो शिक्षक भी हैं, बात समझ रहे हैं। उसी तरह अगर मैं 3 वाले संख्या की मैं बात करूंगा तो 3 को आप लोग बोलेंगे सर ये पी वाले सर्कल में भी आ रहा है और एस वाले में भी आ रहा है, तो मैं अब ये बोलूंगा कि 3 ऐसे प्रचार्य हैं जो छात्र भी हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं एक संख्या की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, एक संख्या की बात करूं 1 नंबर की, तो वो एक संख्या जो है ना पी वाले वृत्त में भी आ रहा है, टी में भी आ रहा है और एस में भी आ रहा है। तो अब मैं बोलूंगा कि एक प्रचार्य ऐसा है जो छात्र और शिक्षक भी है, ठीक है। अब इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब हमसे पूछ क्या रहा है हम देख लेते हैं। पूछा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्रचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। मतलब प्रचार्य ऐसा जिसे शिक्षक और छात्र दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो केवल एक ही है ऐसा प्रचार्य, एक जो क्या है शिक्षक भी है और छात्र भी है, क्योंकि बोला है शिक्षक और छात्र दोनों होना चाहिए। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एक ऐसे प्रचार्य हैं जो शिक्षक और छात्र क्या है दोनों हैं। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है जहां आकृति स्टार का कार्य समान रहता है। इसी आधार पर चौथे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछती है एसएससी, रेलवे भी इस टाइप का प्रश्न पूछ लेती है साइन कोई भी देके। देखिए बोल रहा है ना कि फर्स्ट वाले में 6 स्टार 2 बराबर 9 दिया है, सेकंड में 4 स्टार 5 बराबर 12 दिया है, थर्ड में 7 स्टार 3 बराबर 14 दिया है और फोर्थ में 3 स्टार 3 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे हम इस तरह के प्रश्न को करते हैं। हम ये देखेंगे कि 1 वाले में पहले में 6 स्टार 2 बराबर 9 कैसे संबंधित है। भाई कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा, तभी तो बराबर 9 बन रहा होगा 6 और 2 से। उसी तरह 4 स्टार 5 से उसी सेम लॉजिक से 12 बन रहा होगा। उसी सेम लॉजिक से 7 स्टार 3 बराबर 14 बन रहा होगा। तो वही सेम लॉजिक सेम हम कोरिलेशन क्या करेंगे, 3 स्टार 3 में लगा के अपना आंसर लाएंगे। सिंपल सी बात है। अब सवाल ये है भाई कि ये जो है ना आपका स्टार, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, इसको मैं प्लस मान लूं और 6 और 2 को ऐड कर दूं, प्लस मान के 6 और 2 को ऐड कर दूं तो भी 9 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। आप लोग कहेंगे सर कोई बात नहीं, आपने ऐड किया तो 8 हुआ, तो 8 हुआ तो एक और इसमें बढ़ा दो तो 9 आ गया, है ना। तो सेम इसी तरह से भी आना चाहिए। 4 और 5 को मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो गया, 9 आ गया। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा है तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। कितना आ जाएगा, 10 आएगा। लेकिन बराबर में तो आपका क्या दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है ना। यानी इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अब मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 6 और जो 2 है ना, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार की जगह मैं इंटू लगा लेता हूँ, ठीक है। और जो दूसरी 2 है ना उसमें मैं 1 ऐड कर लेता हूँ। एग्री है, कोई दिक्कत आपको नहीं। उसके बाद मैं किसको क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो देखिए 6 इंटू 2 1 3 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को तो 3 बार में 3 इंटू 3 बराबर 9 आ गया। एग्री, यानी मैंने कुछ नहीं किया, 6 को 2 में मल्टीप्लाई किया लेकिन 2 में मैंने 1 ऐड कर दिया और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके मैंने 2 से डिवाइड किया है तो 9 आ रहा है, इक्वल टू की संख्या आ रही है। तो सेम यहाँ 4 और 5 में कर लेंगे। देखिए 4 इंटू 5 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 हो जाएगा, ये 5 + 1 हो गया। एग्री, और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 5 1 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को तो 2 बार में और 2 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, जो कि यहाँ दिया है। एग्री, सेम इसी तरीके से 7 3 और 14 आना चाहिए 7 3 से, तो 7 यहाँ लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 3 + 1 कर लेते हैं, 3 में 1 ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 7 इंटू 3 एक कितना हो गया 4, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो 2 से 4 कितनी बार में 2 कट जाएगा, 7 दूना 14, यानी आ रहा है। यानी हो क्या रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दूसरी संख्या में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 2 से डिवाइड करने पर इक्वल टू वाली संख्या बन रही है। तो सेम यहाँ भी हम यही करेंगे। चौथे वाले में 3 इंटू दूसरी संख्या 3 में 1 ऐड कर लेता हूँ, 3 + 1
ऐड कर लिया, डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया, तो ऊपर लिखते हैं 3 इंटू 3 एक 4 हो गया, डिवाइड बाई 2, 4 किससे कट गया 2 से 2 बार में, और 3 इंटू 2 बराबर 6 आ गया। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 आएगा और 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है सभी कारें 4 पहिया हैं। दूसरा कथन है कि सभी 4 पहिया वाहन है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 5/1/2021 में पूछा गया है। देखिए सिलॉक्स का प्रश्न है और सिलॉक्स के प्रश्न जो होते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए टॉपिक है क्योंकि एसएससी हो एग्जाम, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि सिलॉक्स से प्रश्न न आए। एक प्रश्न बनता ही है, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। करना क्या होता है, सिंपल देखिए यहाँ पे हमें कथन भी दिया है और निष्कर्ष दिया है। तो कथन 2 दिया है, 2 निष्कर्ष दिया है। तो हमको कथन के आधार पर बताना होता है कि भाई दो निष्कर्ष मुझे मिले हैं, क्या उसमें से कौन सा मैं सही बोल सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो कथन दिया होता है ना उससे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। कथन के आधार पर एक डायग्राम बनाते हैं और फिर उसी डायग्राम के आधार पर क्या कर देखते हैं कि भाई 2 निष्कर्ष में से कौन सा हम निकाल सकते हैं। ओके, तो सिंपली हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए कथन पहला बोल रहा है कि सभी कारें 4 पहिया हैं। ठीक है, तो सभी जो कार है ना, देखिए मैं इस कार को मैं सी से डिनोट करता हूँ। थोड़ा सा हमें बुद्धिमानी लगाना होता है कि हम लोग पूरा नहीं लिखना है हमें, क्योंकि कार लिखने में और सी लिखने में आपको टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, कार को लिखने में लगेगा ना। तो उसको सिंपली आप सी से डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी कार क्या हैं, तो 4 पहिया हैं। 4 पहिया को मैं क्या करता हूँ, 4 व्हीलर 4W में बना लेता हूँ, 4 पहिया को 4W। दूसरा कथन बोला है कि सभी 4 पहिया वाहन है। जितनी 4 पहिया हैं वो सारी क्या है, तो आपका वाहन है। वाहन को मैं भी से डिनोट कर लेता हूं। आप लोग ऐसा ही कीजिएगा, पूरा वाहन लिखेंगे तो आपका टाइम किल होगा। एग्जाम में 1-1 2-2 सेकंड मैटर करता है। ठीक है, अब ये डायग्राम मैं बना लिया। अब इसी डायग्राम के आधार पे मैं निष्कर्ष देखूंगा। निष्कर्ष पहला क्या है कि सभी वाहन 4 पहिया हैं। सभी वाहन यानी बड़ा वाला सर्कल क्या है, एक क्या वाहन है, नहीं भाई सभी वाहन, सभी 4 पहिया, सभी वाहन 4 पहिया नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि देखिए आपका जो 4 पहिया है वो क्या है, वाहन के अंदर आ रहा है। तो भाई सभी वाहन 4 पहिया नहीं हो सकता है। बड़ा वाला सर्कल छोटे में कैसे ढुक सकता है, नहीं ढुकेगा ना। यानी पहला गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी कारें वाहन है। जितनी ये कारें हैं, छोटा वाला सर्किल है, ये क्या है, वाहन है। सही बोल रहा है भाई। देखिए छोटा वाला सर्किल जो है, सभी कारें, ये क्या है, वाहन है। सही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि बड़े वाले सर्कल के अंदर है ना, और बड़ा वाला सर्कल क्या है, वाहन को डिनोट कर रहा है। यानी हमारा दूसरा सही बोल रहा है। यानी सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्प आकृतियों में से कौन प्रश्न आकृति के निकटतम सदृश है। अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछ लिया जाता है, एसएससी पूछती है। जैसे एक प्रश्न आकृति आपको दिया गया है, ये डायग्राम, और पूछा जा रहा है कि जो विकल्प आकृति 4 दी है ABCD, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ना, सेम ये जो प्रश्न आकृति है ना उसके जैसा है, लगभग जैसा है ना। निकटतम बोला है, लगभग हूबहू नहीं होगा, लगभग जैसा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इस प्रश्न आकृति में एक आपका क्या है, तो एक आपका बोल सकते हैं आप इसमें कि क्वाड्रिलेटरल है। एक चतुर्भुज दिया है और चतुर्भुज के बाहर एक डायग्राम है, इसके अंदर एक डायग्राम है। तो ऑप्शन तो ये तो होगा नहीं भाई, चतुर्भुज तो यहाँ दिया है लेकिन एक ही बाहर वाला डायग्राम दिया, अंदर वाला नहीं दिया है। अब बी की मैं अगर बात कर लूंगा तो बी में एक तो आपका चतुर्भुज है लेकिन दोनों डायग्राम अंदर दिया है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि एक डायग्राम तो चतुर्भुज के बाहर होना चाहिए। बिल्कुल एग्री है कि नहीं, क्योंकि प्रश्न आकृति में बाहर दिया। अगर मैं सी को ध्यान से देखूंगा, ध्यान से समझिएगा, सी को ध्यान से देखना पड़ेगा, और डी को देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ रहा। सी में भी एक चतुर्भुज है और एक अंदर आकृति एक बाहर है, और डी में भी क्या है, एक चतुर्भुज है, एक अंदर आकृति एक बाहर है ना, सेम है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सी वाले में ऑप्शन में इस इधर आपका एक टेढ़ा सा है और इसमें अपोजिट दिशा में टेढ़ा सा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ब्लैक देखिए, और प्रश्न आकृति में देखूंगा तो जो टेढ़ा वाला है ना इस साइड है, यानी इस साइड है, और देखिए ऑप्शन सी में भी इस साइड है, लेकिन इसमें डी में इस साइड नहीं है, अपोजिट में है, तो डी भी नहीं होगा। यानी हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रश्न आकृति के सदृश है, निकटतम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।